कोई भी अच्छा प्लास्टिक सर्जन साइकोलॉजिस्ट होता है और उसे होना भी चाहिए। जब आप किसी आदमी का चेहरा बदलते हैं तो आप लगभग हमेशा उसका भविष्य बदल देते हैं। उसकी फिजिकल इमेज और लगभग हमेशा जो आदमी है वो बदल जाता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर और कभी कभी तो उसका बेसिक टैलेंट और काबिलियत भी बदल जाती है जब आप उसका चेहरा बदलते हैं। मैक्सवेल माल्टर्स एक प्लास्टिक सर्जन थे और वह एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने पाया कि जब वह किसी आदमी का चेहरा बदलते हैं तो वह अक्सर चेहरे के साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी बदल देता है। जब उसने किसी इंसान का चेहरा बदला तो वह इंसान बदल गया। ऑपरेशन के बाद उसने बहुत बेहतर महसूस किया। फिर भी हमेशा ऐसा नहीं होता था। कुछ मामलों में प्लास्टिक सर्जन माल्टज ने एक मरीज के चेहरे की कुछ विकृत को ठीक कर दिया और फिर भी सर्जरी के बाद उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी। उन्होंने पाया कि सिर्फ फिजिकल इमेज का रिकंस्ट्रक्शन ही असली चीज़ नहीं होती है। पर्सनैलिटी में बदलाव की एक कुंजी भी होती है और यही एहसास यहाँ बहुत अच्छा कारण था कि प्लास्टिक सर्जन ने ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ही इनएविटेबल रिसर्च की, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च की। माल्टेज को साइकोलॉजी में दिलचस्पी थी, या यूँ कहें कि उन्हें इस बात में दिलचस्पी थी कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल गई और कुछ की नहीं बदली है। इसका जवाब उन्हें उस समय के लोकप्रिय विज्ञान साइबरनेटिक्स से मिला। हाँ, इस किताब का नाम साइबरनेटिक्स है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइबरनेटिक्स आखिरकार क्या होता है। साइबरनेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब है सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म इस तरह से बताए गए हैं कि वे अपने आप स्टीयर करते हैं। किसी लक्ष्य या टारगेट या जवाब तक पहुंचने का उनका तरीका होता है। जब हम इंसानी दिमाग और नर्वस सिस्टम तक एक सर्वो मैकेनिज्म के रूप में साइबरनेटिक सिद्धांतों के साथ काम करते हैं तो हमें इंसानी व्यवहार के क्यों और क्यों के बारे में नई जानकारी मिलती है। मैं कॉल करना चुनता हूँ, यह एक नई कॉन्सेप्ट है। ये साइबरनेटिक्स यानी साइबरनेटिक्स के सिद्धांत जैसा लागू होता है और ये मानव मस्तिष्क तक पहुँचता है। स्टीयर्समैन ग्रीक में साइबरनेटिक्स का मूल अर्थ यही है। अब आप समझें कि सर्वो मैकेनिज्म एक साइबरनेटिक सिस्टम है जो चलाता है। ये पहले से चुने हुए टारगेट पर यह अपने आप पहुंच जाता है। एक गाइडेड मिसाइल के बारे में ज़रा सोचिए। आप एक सेट करके शुरू करते हैं और जो गोल है फिर आप उसको लॉन्च कर देते हैं। अब से मिसाइल ऑटोमेटिकली काम करेगी। यह ट्रैक पर बने रहने के लिए यह अपने मैकेनिकल सेंस, यह रडार या सोनार या हीट या कुछ और भी हो सकता है, उसका इस्तेमाल करेगी। यह मैकेनिकल सेंस इस बात पर निर्भर करते हुए पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि मिसाइल अभी भी निशाने पर है या फिर नहीं है। जब अब यह निशाने पर नहीं है तो बस यह अपना रास्ता तब बदल देता है जब तक कि वापस चालू होने पर इसे पॉजिटिव फीडबैक ना मिल जाए। ये बहुत बढ़िया है। आप टारगेट सेट कर सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं और फिर मिसाइल टारगेट पर ही रहती है और खुद ब खुद चली जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। और अब यह बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इंसान के दिमाग और नर्वस सिस्टम को एक साथ देखें तो सर्वो मैकेनिज्म से हमें इंसानी बिहेवियर के बारे में नई जानकारी मिलेगी। यह कॉन्सेप्ट है जिसे साइबरनेटिक्स कहा जाता है। अब बेसिक आइडिया यह है कि हमारे मन में जो भी गोल हो, हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम हमें अपने आप वहाँ ले जाता है। हम जानेंगे कि यह कैसे और क्यों काम करता है और हम ज़रूर सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसे अपने जीवन में अच्छाई के लिए कैसे इस्तेमाल करा जाए। मैक्सवेल माल्टर्स हमें बताते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य कैसे तय करें और कैसे हम जो पाना चाहते हैं उसे पालें। किताब असल में इसी के बारे में है कि हम अपने जीवन में और वर्ष कैसे जोड़ सकते हैं और अपने वर्षों में और जीवन कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस किताब को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ इमेज, बेहतर जिंदगी की कुंजी। कई सर्जरियों के बाद मैक्सवेल ने पाया कि मरीजों की पर्सनैलिटी बदल गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल दी थी।
सेल्फ इमेज, जिन लोगों ने अपनी सेल्फ इमेज नहीं बदली वे बाद में वैसे ही रहे, और सर्जरी के बाद मरीज ने अपनी सेल्फ इमेज बदली या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता था कि सर्जरी से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी कैसे बदली। तो असल में सेल्फ इमेज क्या है और यह बेहतर ज़िंदगी की चाबी क्यों होती है, चलिए पता करते हैं। देखिए, चाहे हमें इसका एहसास हो या फिर ना हो, ये बात तो तय है कि हम में से हर कोई अपने मन में एक ब्लूप्रिंट या तस्वीर लेकर चलता ज़रूर है। यह सेल्फ इमेज हमारी अपनी सोच है कि मैं कैसा इंसान हूँ, और इसे बनाया गया है आपके द्वारा, और ये अपने बारे में हमारी मान्यताओं में चलती है। हम में से हर कोई अपने बारे में एक मेंटल ब्लूप्रिंट रखता है, यानी हम सभी के पास एक मेंटल ब्लूप्रिंट है। हमारे मन में हम किस तरह के इंसान हैं उसकी एक तस्वीर है, उसकी एक छवि है, और यही हमारी सेल्फ इमेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो चीज़ें भूल जाता है, या फिर मैं हमेशा रात में एक बार हूँ जो जागता है, या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आसानी से मांसपेशियाँ बना लेता है, मसल्स बना लेता है, या फिर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि ये बहुत ही अनाड़ी हूँ। हाँ, आप अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वह आपकी सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाता है, और यही वह है जो आप सोचते हैं और यह आपको उसमें बदल देता है, और ये हर समय चल रहा है। आपकी सेल्फ इमेज के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि अंदर से आप खुद को लायक नहीं समझते, आप खुद को कमज़ोर समझते हैं, या जो भी हो सकता है आपके बारे में ये विश्वास पहले अनुभवों से बने भी हो सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो विश्वास, जो फेथ हैं, वो अनजाने में हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस से बने होते हैं। हमारी सफलताएं और असफलताएं, हमारा अपमान, हमारी जीत, और जिस तरह से दूसरे लोग खासकर बचपन में होते हैं वो हमारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये सब डिसाइड करता है कि हम आगे चलकर कैसे इंसान बनेंगे। वाह, हमारे बारे में देखिए, ज़्यादातर जो विश्वास हैं हमारे शुरुआती अनुभवों से आते हैं, और वो बचपन से आते हैं। ये अनुभव हमारी खुद की तस्वीर बनाते हैं और हमारी खुद की इमेज बनाते हैं। मान लीजिए कि जब आप छोटे बच्चे थे तो बेसबॉल पकड़ने में आप फेल हो गए, और दूसरे बच्चों या बड़े भाई या जो भी उस समय आपका मजाक उड़ाते थे वे आपको बेइज्जत करते थे। फिर आपने यह नतीजा निकाला कि तुम बेसबॉल में बेकार हो या स्पोर्ट्स में बेकार हो गए हो। शायद अंदर ही अंदर बेइज्जती ने यह विश्वास बना दिया कि आप इसके लायक नहीं हैं। अब ये बात जाहिर है, और ये नतीजे हैं कि इस हमेशा सही नहीं होता है। हो सकता है कि वो जो इमेज आपने अपने बचपन में बना ली हो वह आपके फ्यूचर को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगी, और यह भी हो सकता है कि उस अनुभव के बाद आप खुद को स्पोर्ट्स में बुरा समझने लगें, और शायद आप अब भी ऐसा ही सोचते हो। ऐसा भी हो सकता है एक एक्सपीरियंस ने आपकी सेल्फ इमेज का हिस्सा बना दिया कि आप स्पोर्ट्स में बेकार हैं। ये आपको पूरा इफ़ेक्ट कर सकता है। ये सुनने में अजीब लगता है ना, कि आपको एक थॉट आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है। यह एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो सकता है, मैं अभी भी कह देता हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। यह भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट किया हो, और हो सकता है कि आपने खेलना जारी रखा और फिर से कोशिश की और आप सफल हो गए। उस मामले में शायद आपके पास यह निष्कर्ष निकाला कि आप बेसबॉल में अच्छे हैं, या आप कभी हार नहीं मानते, या फिर आप एक बहुत बढ़िया कैचर हैं, आप बॉल को कैच कर लेते हैं, और फिर यह एक्सपीरियंस आपकी सेल्फ इमेज का हिस्सा बन गया होगा। ये पॉजिटिव साइड भी इसमें हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं। हम अभी अपने मन में अपनी एक तस्वीर लेकर चलते हैं। ये वे हैं जो हमारे बारे में बात हैं जो हम सच मानते हैं, कुछ जानबूझकर जैसे मैं बहुत अच्छा कैचर हूँ, और कुछ अनजाने में कि जैसे अंदर ही अंदर आप खुद को काबिल नहीं समझते। ये जो मेंटल तस्वीरें हैं, ये मेंटल मॉडल्स हैं, मुख्य रूप से बचपन में हमारे बीते हुए एक्सपीरियंसेस से बनी हैं। ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि हमें वे एक्सपीरियंसेस अभी भी याद ना हों, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि सेल्फ इमेज क्या है और ये कैसे बनती है। अब आइए आगे देखें कि यह इतना ज़रूरी क्यों है, और यह बेहतर भविष्य की कुंजी क्यों है, और ये आपकी फ्यूचर को कैसे डिसाइड करेगी। देखिए, अपनी सेल्फ इमेज के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है।
साइबरनेटिक्स के नए विज्ञान ने इस बात का सबूत पाया है कि तथाकथित अवचेतन मन, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है, यह कोई मन नहीं है, बल्कि यह एक सिस्टम है, तंत्र है। एक लक्ष्य है जो साधक करता है, यानी सर्वोतंत्र है, जिसमें दिमाग और नर्वस सिस्टम का जिसका इस्तेमाल दिमाग करता है और उसे गाइड करता है, ये वो है। देखिए, इंसान जो है उसके पास दो दिमाग नहीं होते हैं, बल्कि एक दिमाग या चेतना तो होती है जो एक चीज़ को संचालित करती है और ऑटोमेटिक करती है, और एक गोल करने वाली मशीन है। ये हमारे दिमाग को पूरी तरह से हिला देती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गोल पाने वाली मशीन की तरह काम करता है। क्या आपको याद है कि गाइडेड मिसाइल कैसे काम करती है? आप एक टारगेट सेट करते हैं और लॉन्च करते हैं। फिर यह पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से अपने ट्रैक पर रहती है और यह प्रतिक्रिया उसे अपने सेंसेस से मिलती है। और इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे गोल पाने की एक मशीन है, और आपने अपना काम उस वक्त कर दिया होता है जब आप इसे सेट कर देते हैं। हम इसके लिए जो भी लक्ष्य तय करते हैं उन्हें हासिल कर सकें, इसलिए आप उसे करते हैं। हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उन गोल्स को पाने के लिए काम करता है जो हम अपने लिए सेट करते हैं। गोल्स वो होते हैं जो हमें ज़रूरी लगते हैं, वो मेंटल पिक्चर्स जो हमारे मन में होती हैं, वो गोल्स हम बना लेते हैं। हमारी सेल्फ इमेज जो हमने मुख्य रूप से बचपन के अनुभवों से बनाई है, वह हमारी बहुत ज़रूरी है, और हम अपने आप ही उन लक्ष्यों की ओर बढ़ जाते हैं। हमारी खुद की छवि इमेज हमारे मन में मानसिक चित्र बनाती है, जिन्हें हम जीवन में अपने टारगेट या लक्ष्य के रूप में समझते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो अपने आप इन लक्ष्यों को पाने की कोशिश में लग जाता है। ये बहुत बड़ा है। एक सेकंड के लिए ज़रा इसे फिर से समझ लीजिए। हमने अपनी सेल्फ इमेज ज़्यादातर बचपन के अनुभवों से बनाई है। सेल्फ इमेज को हमारे लाइफ के मुख्य लक्ष्यों और हमारे ऑटोमेटिक लक्ष्य प्रयास के रूप में समझा जाता है। यह एक मशीन की तरह होता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे पाने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान में रखें और ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपके सभी कार्य, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर, यहाँ तक कि आपकी जो काबिलियत हैं, हमेशा आपकी सेल्फ इमेज के हिसाब से होती हैं, क्योंकि आपका गोल करने का तरीका जो है वो अपने आप हो जाता है। अगर आप खुद को एक बेहतरीन कैचर मानते हैं तो आप हमेशा इसे वेरीफाई करने के कुछ तरीके ढूंढ लेंगे। वह आपकी सेल्फ इमेज होगी। जब आप बॉल पकड़ते हैं तो यह साफ हो जाता है कि आपने बॉल इसलिए पकड़ी है क्योंकि आप एक बेहतरीन कैचर हैं। यह आपके सेल्फ बिलीव को वेरीफाई करता है। साथ ही आपकी गोल करने की मशीन आपको वहां ले जा सकती है। ये असल में आपके लिए बॉल पकड़ लेगी। और दूसरी तरफ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप बॉल पकड़ लेंगे, तो आप खुद को ऐसा बेहतरीन मौका आपके हाथ से गंवा देंगे और आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को एक ख़राब मैथमेटिशियन समझने लगते हैं तो आप हमेशा उसी हिसाब से काम करने लग जाएंगे। ऑटोमेटिक गोल स्ट्रॉइंग मशीन इसे आपका गोल समझ लेती है और आपको वहाँ ले जाती है। अब ज़रा इस कैलकुलेशन को समझ लें। अगर आप सोचते हैं कि आप मैथ्स में कमज़ोर हैं और अगर आप सिर्फ एक टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो इससे आपकी सेल्फ इमेज मजबूत हो जाएगी। हाँ, मैथ्स में ख़राब होने का यह एक बुरा चक्र बन जाएगा। आप खुद को बुरा समझने लग जाएंगे। आपकी गोल पाने की कोशिश करने वाली मशीन आपको वहाँ पहुँचा देगी और आपको वह हरवा देगी। अगर आपने अपनी रूह को, अपने माइंड को ये संकेत दिया होता कि आप इसके काबिल हैं, तो ज़रूर आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्ड हो सकती थी। आपकी सेल्फ इमेज एक तरह की नींव है, एक तरह की फाउंडेशन है, जिस पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से डिपेंड है। जब आप उस सेल्फ इमेज पर काम करते हैं तो आप ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो वैलिडेट होती हैं और इस तरह अपनी सेल्फ इमेज को मजबूत करती हैं। देखिए, सेल्फ इमेज किसी इंसान की सफलता की सीमा तय करती है। यह आपको बताती है कि आप क्या से करते हैं और क्या काम आप नहीं कर सकते। आपकी जो छवि है, या आप जानबूझकर या अनजाने में अपने बारे में क्या सोचते हैं, सच, हाँ, ये बताता है कि आप कौन हैं और यह आपकी सीमाएं तय करती है। आप किस बारे में सच सोचते हैं? आप खुद को सच साबित कर सकते हैं क्या? अगर हाँ, अगर आपने अपने आप अपनी सेल्फ इमेज के हिसाब से काम करते हैं तो ज़रूर हुआ है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा हिट किया है।
उम्मीद है और ये साफ है कि हम अपने आप अपने सेल्फ इमेज के हिसाब से काम करते हैं, और ये बताता है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। हमारी जो सेल्फ इमेज है हमारे कामों, हमारी फीलिंग्स और हमारे व्यवहार से आती है। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से ही आता है। हम अपने विचारों से दुनिया बनाते हैं, ये बुद्ध ने कहा था। और अब अच्छी खबर यहाँ आ रही है, मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। देखिए, सेल्फ इमेज बदली जा सकती है। कई केस स्टडीज़ ये पता करती हैं, जो न तो बहुत छोटा है और न बहुत बड़ा है, कि वे अपने सेल्फ इमेज बदल सकती हैं और इस तरह एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये शानदार है। हाँ, ये बिल्कुल शानदार होगा कि सेल्फ इमेज को बदला जा सकता है। अपने बिहेवियर और पर्सनैलिटी को बदलने के लिए हमें अपनी सेल्फ इमेज बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार जब खुद का कॉन्सेप्ट बदल जाता है तो नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से वे दूसरी चीज़ें भी बदल जाती हैं, और जो खुद के काम होते हैं वो आसानी से और बिना किसी परेशानी के पूरे होते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम अपनी सेल्फ इमेज बदलते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स, एक्शंस और व्यवहार को भी बदलते हैं। अब इसे पता चलता है कि कुछ मरीजों ने सर्जरी के बाद अपनी ज़िंदगी क्यों बदल दी, क्योंकि सर्जरी के कारण उनकी सेल्फ इमेज भी बदल दी गई। अब यह साफ हो गया है कि हमारी सेल्फ इमेज बेहतर ज़िंदगी की चाबी क्यों है। सेल्फ इमेज ये बताती है कि हम कौन हैं और हम असल में इसे बदल सकते हैं बिना सर्जरी के भी। सेल्फ इमेज असफलता को सफलता में बदल सकती है। यह किताब हमें एक सही सेल्फ इमेज बनाने और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में मदद करती है। देखिए, हमारे जीवन में सफलता और खुशी लाने का एक तरीका है। असल में यह किताब आपको इसमें मदद भी करेगी कि हमें अपने जीवन में और अधिक वर्ष जोड़ने और अपने वर्षों में अधिक जीवन जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। आइए अगले चैप्टर्स में जानें कि अपनी सेल्फ इमेज आप कैसे बदलते हैं। चैप्टर 2, अपने अंदर सफलता के तरीके को खोजने शुरू करें। एक पक्षी को देखिए, घोंसला बनाने का सबक लेने की ज़रूरत नहीं होती है, न ही उसे सीखने की ज़रूरत होती है। फिर भी पक्षी हज़ारों मील तक नेविगेट करते हैं। कभी कभी वो खुले समुद्र में चले जाते हैं। उनके पास मौसम की रिपोर्ट देने के लिए कोई अखबार या टीवी नहीं होता। वो कई किताबें नहीं पढ़ते। मैंने तो एक पक्षी के बारे में सुना है कि वो 10 लाख किलोमीटर अपने जीवन में उड़ता है। हाँ, ये खोजकर्ता या पायनियर पक्षियों द्वारा पृथ्वी के गर्म इलाकों का नक्शा बनाने के लिए लिखे गए थे। फिर भी पक्षी को पता होता है कि ठंड का मौसम कब आने वाला है और सही जगह क्या है। हाँ, ये बहुत शानदार है। मैं जानवरों पर बनी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। मुझे जानवर बहुत पसंद थे। वे निश्चित रूप से हमारे पास हम ज़्यादा नेटिव इंस्टिक्ट्स होते हैं। ऐसी वो इंस्टिक्ट्स होते हैं जो हमें मदद करती है कि हमारे माहौल में हमें कैसे ढलना है और उसका सामना कैसे करना है। तो चलिए, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसे हम सफलता की वृत्ति कहते हैं, यानी सक्सेस ऑफ इंस्टिक्ट कहते हैं। अब मनुष्य के पास भी सफलता की एक इंस्टिक्ट है जो बहुत ज़्यादा अद्भुत और बहुत ज़्यादा है, और किसी जानवर से भी ज़्यादा है, और किसी भी जानवर से बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इंसान का बना बनाया सक्सेस मैकेनिज़्म भी जानवरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इंसान को खतरे से बचने या उस पर जीत पाने में ये मदद करने के अलावा यौन प्रवृत्ति और रेस को ज़िंदा रखने में मदद करता है। इंसान में सक्सेस मैकेनिज़्म उसे जवाब पाने में मदद करता है, समस्याओं का वो समाधान करता है और कुछ इन्वेंशन भी करता है, और वो कविताएं भी लिखता है। तो इंसान की सक्सेस इंस्टिक्ट कहीं ज़्यादा एक सक्सेस मैकेनिज़्म है। सक्सेस पुरुषों में मौजूद मैकेनिज़्म समस्याओं के जवाब पाने में मदद करता है। आप कविता लिख लें, बिजनेस चलाएं, मन की शांति पाएं और बेहतर पर्सनैलिटी बनाएं, या बेसबॉल में आप बॉल पकड़ लें। असल में हमारा इंसानी सक्सेस मैकेनिज़्म हमें जीने में मदद करता है और एक बेहतर जीवन होता है। क्या आपको वह ऑटोमेटिक गोल स्ट्रॉइंग मैकेनिज़्म याद है जो हम सब में पहले होता है? आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप काम करता है, वह सेल्फ इमेज है। खैर, यही हमारा सक्सेस मैकेनिज़्म है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र एक बहुत ही अद्भुत और सोफिस्टिकेटेड लक्ष्य प्राप्ति तंत्र है, और वो अपने सक्सेस को पाने का निर्माण करता है।
यह तंत्र जो है वो एक प्रकार का अंतर्निहित इंट्यूशनल बेस्ड स्वचालित मार्गदर्शन प्रणाली है जो आपके लिए काम करती है। ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम मिलकर एक शानदार दिमाग बनाते हैं। लक्ष्य प्रयास करने वाली मशीन जो अपने आप रूप से चलती है वह हमारी मुख्य लक्ष्य छवि के लिए प्रयास करती है। वो हमारी सेल्फ इमेज को गाइड करती है। ये एक बिल्ट इन सेट नेव की तरह है जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी सेल्फ इमेज तक ले जाती है। अब अगर यह मैकेनिज़्म हमारे लिए काम करता है तो इसे सक्सेस मैकेनिज़्म कहा जाएगा। अगर यह काम करता है कि हमारे खिलाफ ऐसे फेलियर मैकेनिज़्म कह भी सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑपरेटर पर निर्भर करता है जो हम तक ले जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑपरेटर है और अपने आप पे काम करता है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इसको ले जाया गया है और वहाँ चोट लगी है। आप जो कुछ भी हासिल करते हैं या ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल आपको नहीं होता है वह आपकी वजह से नहीं होता। जिसे आप अपने लक्ष्य पाने के तरीके को चलाते हैं, तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मशीन के लिए क्या लक्ष्य तय करेंगे। आप खुद ही लक्ष्य तय करते हैं या फिर इसके लिए करते हैं या फिर वो मशीन के द्वारा होता है। ये सब बातें इस पर निर्भर करती हैं। इन गोल्स के आधार पर लक्ष्य पाने का तरीका इसके लिए या इसके खिलाफ भी काम कर सकता है। और हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो मुख्य लक्ष्य है, जो मेन गोल है, वो आपकी सेल्फ इमेज होती है। मान लीजिए कि आप खुद को एक बेहतरीन कैचर मानते हैं। जब आप बॉल पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप सक्सेस मैकेनिज़्म तैयार करते हैं जो आपके लिए ज़्यादातर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बॉल को देखते हैं जो ऊंचे उड़ रही है, और अब जो होता है वह आप काफ़ी प्रभावशाली होगा। आप गेंद देखते हैं, फिर आप फिर दौड़ने लग जाते हैं। फिर भी कैसे दौड़ें और क्यों और कितनी दूर तक दौड़ें यह अपने आप हो जाता है। आप खड़े नहीं होते, वहाँ जाकर आप नहीं सोचते कि मुझे क्या करना है। आप यह नहीं कहेंगे कि वाह, ये जो बॉल थी बहुत तेज़ी से आ रही है, मुझे घूमकर ये अपना बायां पैर और फिर दायां पैर हिलाना होगा और फिर से दोबारा कूदना होगा, मुझे इतना कुछ प्रयास करना होगा। नहीं, उस वक्त ये सोचना नामुमकिन हो जाता है। ये सब कुछ अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है, और ये अनजाने में होता है, अननोइंगली होता है। और यही आपका सक्सेस मैकेनिज़्म है जो ऑब्लिवियसली चलता है। यह आपके लिए काम करता है। इसके लिए बस आपके सेंस और स्टोर किए गए पिछले अनुभवों की जानकारी की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आप एक बुरे कैचर हैं तो आप बॉल नहीं पकड़ सकते, भले ही आपने कोशिश की हो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो। आपका ऑटोमेटिक गोल स्ट्रॉइंग मैकेनिज़्म आपके खिलाफ एक फेलियर मैकेनिज़्म के तौर पर काम करेगा। यह आपकी गोल इमेज को एक ख़राब कैचर के तौर पर देखेगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि आप कैच ना कर पाएँ। आप जानबूझकर बॉल पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव चोट नहीं देते। हाँ, क्या आप देखते हैं कि यह कैसे काम करता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बुरे कैचर हैं, बल्कि यह है कि यह अपने गलत लक्ष्य निर्धारित करता है। भले ही आप कहें कि मैं गेंद पकड़ना चाहता हूँ, और देखिए, सही लक्ष्य निर्धारित करने का मैं प्रयास करता हूँ, ये ऐसा नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड को आपको चोट देनी ही होगी। और यही बात है कि आपके गोल पाने के तरीके से आपकी सेल्फ इमेज आपके मुख्य लक्ष्य यानी मेन गोल के तौर पर समझी जाती है। आपकी सेल्फ इमेज एक है जो आपने जो चाहा है उससे ज़्यादा मजबूत लक्ष्य को तय करने में होती है। असल में ये आपकी सेल्फ इमेज है जो आपके लिए काम करती है और आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। फिर से हम अपनी सेल्फ इमेज की अहमियत देखने तो लगे जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी बिल्ट इन लक्ष्य पाने का जो तरीका है या तो हमारे लिए काम करता है या फिर हमारे खिलाफ काम करता है। और अच्छी बात यह है कि हम उन जानवरों की तरह नहीं हैं जिनके लक्ष्य पहले से तय होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा एबिलिटी है जो हम अपने लक्ष्य चुन सकते हैं, और हमारे पास अपने लक्ष्य, अपने गोल्स को चुनने की शक्ति है। इंसान के पास कुछ ऐसा है जो जानवरों के पास नहीं होता, और वो है क्रिएटिव इमेजिनेशन। हाँ, जानवर इमेजिन नहीं कर सकते, और एक चीज़ कहना चाहूँ तो वो हंस भी नहीं सकते हैं। वो क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए इंसान सबसे ज़्यादा अलग है। जीव सिर्फ जीव से बढ़कर है,
वह एक रचयिता भी है, वह क्रिएटिव है। सिर्फ इंसान ही अपनी दिशा तय कर सकता है, कल्पना या इमेजिंग कर सकता है। इंसान में क्रिएटिव कल्पना होती है, हम कुछ बना सकते हैं और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके कल्पना से हम नए लक्ष्य और चित्र सेट कर सकते हैं। इन लक्ष्य चित्रों का मतलब इस तरह निकाला जाता है कि हमारे मुख्य लक्ष्य और अपने आप पाने की कोशिश अपने आप ही कर लें। इस तरह हम अपनी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे अंदर है। याद रखें, आप ही उस मशीन को चलाते हैं। ये जो कल्पना है बहुत शक्तिशाली है। कल्पना दुनिया पर राज करती है। यह नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था। उन्होंने ये कहा था। ये बहुत ज़रूरी है। हम चैप्टर 3 में कल्पना के बारे में जानेंगे, जहाँ हम यह भी देखेंगे कि अपना लक्ष्य जो गोल होता है वो कैसे तय करा जाता है, इमेजेस से कैसे तय करा जाता है। उससे पहले आइए उन मुख्य सिद्धांतों पर नज़र डालने की कोशिश करें जिनसे आपका सक्सेस मैकेनिज्म बना है। अपना खुद का कंप्यूटर चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या फिजिसिस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। सर्वो मैकेनिज्म किसी भी तरह से जितना आपको ऑटोमोबाइल को इंजीनियर करने में सक्षम होना चाहिए, या फिर एक को चलाने के लिए या लाइट चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए, यह आपका कमरा है। फिर से हम कोई मशीन नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक मशीन है जिसे हम चला सकते हैं। ऐसा करने के लिए, सफलतापूर्वक काम करने के लिए हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे काम करता है। फिर भी हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आपका ऑटोमेटिक सिस्टम एंड गोल के साथ ये काम करता है। इसलिए आपके पास एक तो कुछ होना ही चाहिए, मन में हो जाए और इसे पहले से मौजूद कर लें। दूसरा है, गलतियों से कभी ना डरें। सभी सर्वो मैकेनिज्म नेगेटिव से एक लक्ष्य हासिल कर ही लेते हैं, इसीलिए नेगेटिविटी को अपने दिमाग का हिस्सा बनने ही ना दें। फीडबैक देकर या आगे बढ़कर गलतियां करके अगर करते तो हैं तो उसमें तुरंत सुधार कर लें। और तीसरा है, अपने मैकेनिज्म को अपना काम करने दें। यह अपने आप काम करता है, इसलिए बीच में ना पड़ें। होशपूर्वक रहें, केयरफुल रहें और इसे अपना काम कर देने दें, ना कि इसे काम करने दें। आपको अभी भी एक्शन लेने की ज़रूरत है और तभी आप सही रास्ता समझ सकते हैं। आपको सबूत मिलने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे काम करना चाहिए जैसे यह सच हो कि वहाँ सब कुछ हो रहा है। असल में आखिरी नतीजे दिमाग में रखे जाएंगे, ये आपकी सफलता के लक्ष्य होंगे और मैकेनिज्म इसमें सूट करेगा। अगर आप होशपूर्वक अवेयरनेसली दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं तो यह आपकी सेल्फ इमेज है जो आपका आखिरी लक्ष्य बन जाती है। एक्शन लेना शुरू कर दें और आपके चाहे आखिरी नतीजे ज़रूर मिलें या फिर नहीं। अगर आप अपनी मशीन को अपना काम करने देंगे तो ये अपने आप काम करेगी। ये रास्ते में अपना रास्ता सही कर लेगी। चैप्टर 3, कल्पना आपकी सफलता की एक पहली कुंजी है। इंसान हमेशा अपने अनुसार काम करता है। वो महसूस करता है और प्रदर्शन करता है और अपने आसपास के बारे में सच होने की कल्पना करता है। यह एक बेसिक और मन की बुनियादी नियम है और यह बनावट है, यह आपके फाउंडेशन है। आप अपने बारे में जो भी सच सोचते हैं वह आपकी फीलिंग्स और मन का नियम होता है। आप अपने बारे में जो भी सच सोचते हैं वह आपकी भावनाओं और एक्शंस को तय करता है। आप अपनी कल्पना के अनुसार काम करेंगे जिसे आप सच मानते हैं और आए हो भी जाता है। आपकी सेल्फ इमेज आपके बारे में सबसे ज़रूरी तस्वीर है, इसलिए आप उसके अनुसार महसूस करें जिसमें आप काम करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से यह अपने आप होता है। यह आपकी लक्ष्य पाने की मशीन है जो उस पर काम करती है जो आप चाहते हैं। आप अपने बारे में सच होने की कल्पना करते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज एक कल्पना के बराबर है और अपने बारे में और अपने कामों को तय करती है। जब आपके मन में यह बात होगी कि आप एक बेहतरीन कैचर हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप काम करने लगे हैं और वो जो रिजल्ट हैं आपको मिलने लगे हैं और आप खुद को एक बेहतरीन कैचर के तौर पर इमेजिन करने लगे हैं और आप खुद को कैच करते हुए देख सकते हैं। कॉलेजों के छात्रों के साथ एक दिलचस्प प्रयोग किया गया था। उनसे पूछा गया कि कल्पना करें कि एक हाथ बर्फ़ के पानी में डूबा हुआ है और थर्मामीटर रीडिंग से पता चला कि टिटेंड हाथ का टेम्परेचर सच में कम हो गया और एक कमाल था।
आपका नर्वस सिस्टम एक काल्पनिक अनुभव एक्सपीरियंस और एक काल्पनिक अनुभव के बीच अंतर नहीं बता सकता। दोनों ही मामलों में यह आपके द्वारा दी गई जानकारी पर अपने आप रिएक्ट करता है। हाँ, ऐसा होता है। आपका नर्वस सिस्टम एक काल्पनिक अनुभव, एक इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस और एक काल्पनिक अनुभव के बीच अंतर नहीं बता सकता। ये बहुत खूब होता है। एक स्टडी में बास्केटबॉल फ्री थ्रो में मेंटल प्रैक्टिस की पावर को टेस्ट किया गया था। वहाँ 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप था कि उन्होंने असल में 20 दिनों तक रोज़ 20 मिनट फ्री थ्रो की प्रैक्टिस करने की कोशिश की। दूसरा ग्रुप था उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। और तीसरा ग्रुप था कि वे रोज़ 20 मिनट यह सोचने में बताते थे कि वे कुछ फेंक रहे हैं, ये बास्केट में कुछ डाल रहे हैं, और जब वे चूक जाते तो वे सोचते कि उन्होंने सही किया है, कि जो उनका लक्ष्य है वो बरकरार है। पहला ग्रुप जिसने असल में रोज़ 20 मिनट प्रैक्टिस की थी, उसने स्कोरिंग में सुधार किया 24%। और दूसरे ग्रुप जिसे किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं थी, उसने कोई सुधार नहीं दिखाया। और तीसरे ग्रुप ने जिसने अपनी कल्पना में प्रैक्टिस की थी, उसने 23% स्कोर किया, जो ग्रुप ए से मात्र 1% कम था। और बिल्कुल बिल्कुल पागल कर देने वाला है। और देखिए आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की चोट है वो कितनी ज़्यादा होती है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आपका नर्वस सिस्टम असली एक्सपीरियंस और एक साफ साफ कल्पना की गई चीज़ होती है। आप काम करते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन चीज़ें असल में कैसी हैं और उनके हिसाब से नहीं होती, बल्कि उस चीज़ के हिसाब से होती हैं जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताई होती हैं। और आपके मन में उनकी खास छवि कैसी है और कैसी नहीं है, ये उस बात पर भी डिपेंड करता है। आपकी दुनिया और आपके आसपास के लोग और आप इन तस्वीरों की तरह व्यवहार करते हैं, वे बिल्कुल सच हैं और वे वास्तविक हैं। ये वास्तविक हो सकते हैं भले ही ये इमेजिनेशन में हो, जैसे उन छात्रों पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। आप चीज़ों के असल में जैसा हैं वैसा महसूस और काम नहीं करते, बल्कि आप अपने मन में जो इमेज देखते हैं उसके हिसाब से महसूस करते हैं और काम करते हैं। आप जो समझते हैं वैसा ही होता है और खुद ब खुद होता है। मान लें कि आप जंगल में जॉगिंग कर रहे हैं और आपको एक भालू दिख जाता है। आप शायद भाग जाएंगे और अपनी ज़िंदगी के लिए आप ध्यान लगाएंगे और आपका दिल तेज़ी से धड़कने लग जाएगा। ये सब होगा अपने आप। क्या होगा अगर भालू असली ना हो? आप तब भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपने भालू को असली मान लिया था। तो जो आपने सच मान लिया, आपकी भावना और व्यवहार को वो तय करेगा। अब वह ज्ञान आपकी कैसे मदद कर सकता है? देखिए, अपने ऑटोमेटिक गोल स्ट्रिंग मैकेनिज्म की वजह से काम करता है। कल्पना से आप कुछ बना सकते हैं, मनचाहा नतीजा, और आपका सक्सेस मैकेनिज्म आपको वहां ले जाएगा। इसके लिए बस निशाना लगाने के लिए एक लक्ष्य तय करना चाहिए। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैक्सवेल माल्टज हमें रोज़ाना 30 मिनट के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। मान लें कि आप बेसबॉल में अपनी अपनी कैचिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब अपनी पसंद की तस्वीरों की कल्पना करें जो जितनी हो सके उतनी साफ और डिटेल में हो। ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, आवाज़ों को सुनें और चीज़ों को महसूस करें। असल में आप खुद को एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं और सही तरीके से, सक्सेसफुली, आदर्श तरीके से प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। आप खुद को वैसा ही करते हुए कल्पना कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं और जैसा आप काम करना चाहते हैं। आप इसे अपने मन की आंखों के सामने देखते हैं और आप इसे कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं। आप खुद को एक के बाद एक बॉल पकड़ते हुए देखते हैं और आप देखते हैं डिटेल्स में, और आप खुद को सेलिब्रेट करते हुए भी पाते हैं मैच के बाद जब आप जीत जाते हैं, और अपने टीममेट्स को आपका नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं। और इसी तरह ये आपके ऑटोमेटिक मैकेनिज्म में बना रहेगा और ये पॉजिटिव साइंस देता रहेगा और पॉजिटिव के तौर पर स्टोर हो जाएगा और ये आपके थॉट्स और एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। असल में अगर आपने खुद को एक बेहतरीन कैचर के तौर पर इमेजिन किया है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचेगा कि ये असली है और यह मानने लगेगा कि आप एक बेहतरीन कैचर हैं, और यह बदल जाएगा और आपकी सेल्फ इमेज जो पहले बेकार थी वो भी बदल जाएगी। और खुद को एक बुरा कैचर समझने के लिए से लेकर खुद को एक बेहतरीन कैचर के तौर पर आप अपने आप को देखने लग जाएंगे और फिर आप उसी हिसाब से काम करेंगे। आप ऐसा किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं जो आपके मन में हो। जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो आप सफल परिणाम आने के बाद खुद को जश्न मनाते हुए कल्पना करना
सर्टेनली ये आपको मदद कर सकता है। आप अपने मन में आखिरी लक्ष्य देखते हैं और आपका ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म आपको गाइड करता है। देखिए, और वहाँ आप इसको सोच के पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने के लिए जो भी ज़रूरी होगा आप अपने आप कर ही लेंगे। फिर से आपका नर्वस सिस्टम असली एक्सपीरियंस और एक साफ साफ कल्पना किया हुआ अनुभव के तौर पर दिखाया जाएगा। इस चैप्टर से आपको यही सीखना चाहिए और यही इसकी खास बात है। आइए फिर से इसे दोहराने की कोशिश करते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम असली और असली के बीच का अंतर नहीं बता सकता। अब चलिए सीधे चैप्टर 4 में चलते हैं और सीखते हैं कि आप खुद को कैसे डिहिप्नोटाइज कर देंगे। चैप्टर 4, झूठे विश्वासों से खुद को सम्मोहित करें, हिप्नोटिज करें। आपके लिए याद रखने वाली ज़रूरी बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका आइडिया मिला है या फिर वो कहाँ से आया है। लेकिन अगर आपने कोई आइडिया मान लिया है खुद से, अपने टीचरों से, अपने माता पिता से या फिर दोस्तों से या किसी और सोर्स से, और अगर आपको पक्का यकीन है कि वह आइडिया सच है, तो आपका आप पर भी उतना ही असर होता है जैसे हिप्नोटिस्ट के शब्दों का हिप्नोटाइज्ड सब्जेक्ट पर असर होता है। एक काबिल तारीफ़ है। आपने शायद सुना या देखा होगा कि कैसे हिप्नोटाइज्ड इंसान मुर्गे की तरह बर्ताव करता है। यह एक क्लासिक उदाहरण है। व्यक्ति को लगता है कि यह सच है कि वह एक मुर्गी है, और तो वह मुर्गे की तरह हरकतें भी करने लग जाता है। मैक्सवेल माल्टेज ने काम पर एक प्रोफेशन हिप्नोटिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स दिए। पहला था एक भारोत्तोलक जो मेज के एक पेंसिल भी नहीं उठा सकता था क्योंकि उसे लगता था कि वह बहुत ज़्यादा भारी है, कमज़ोर है। या फिर एक आदमी जिसे बताया गया था कि वह अब ज़्यादा मजबूत है और फिर वह असल में उसकी ताकत बढ़ गई। आप देखिए, लोग नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सब्जेक्ट्स की असली ताकत कोई असर नहीं है। अब बस आपको अपना विश्वास बदलना है। तो बेसिक काबिलियत फिर आपको नहीं बदलनी पड़ेगी। विश्वास पर काम करें और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी चेंज हो जाएगा। यह आपका विश्वास ही है जो चीज़ों की सीमा तय करता है, और आप ऐसा करते हैं या फिर ऐसा नहीं करते हैं इस पर कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका फेथ ही आपको वहाँ तक ले जाएगा। और यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है जो इतनी और इतना शक्तिशाली है कि जब हम किसी चीज़ को सच मानने लगते हैं तो वह सच हो जाती है, और भले ही वे बिल्कुल अविश्वसनीय क्यों ना हो। ऐसा हुआ है। अगर आपको धर्म में ये सिखाया जाए कि कोई बात सच है और पिछले 5000 सालों से वो बात दोहराई जा रही हो, तो हाँ, आप उसको सच मान लेंगे, और भले ही वो बात झूठ क्यों ना हो। क्योंकि अगर झूठ को भी बार बार दोहराया जाए तो आपका माइंड उसे पकड़ लेगा और उसको स्टोर कर लेगा सच के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह विचार कहाँ से आया है, लेकिन अगर आप उसे सच मानते हैं और अगर आपको यकीन है कि ये सच है, तो आप ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो सच हो। अगर आप मुर्गे की तरह बर्ताव करते हैं तो आपको लगता है कि आप मुर्गे हैं। हाँ, यकीन मानिए, आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे भी। यह डेविड जे स्वार्ट्स का कोट था। आपके अंदर आप जो चाहे भी हों, चाहे आप खुद कितना भी बड़ा फेलियर क्यों ना समझते हों, खुद को खुद रखने के लिए आप जो कुछ भी करना है आप कर दें, और यह आपकी काबिलियत होगी और आपको ये सफलता दिला देगी। अभी आपके अंदर वो ताकत है जिससे आप वो कर सकते हैं जो आपने अभी कभी नहीं सोचा था, और यह शक्ति आपको तब मिलेगी जब आप अपना रंग बदल देंगे। क्या आप देखते हैं कि हमारे फेस कितने ज़रूरी हैं? वे हमारी सेल्फ इमेज का हिस्सा हैं। वे हमारे काम तय करते हैं और पक्के विश्वास खुद को सच साबित करते हैं। इस बारे में ज़रा सोचें। अगर आपको पक्का यकीन है कि कोई आइडिया सच है, तो उसका वही मतलब होगा, आप पर वैसा ही असर होगा जैसा हिप्नोटिस्ट के शब्दों में हिप्नोटाइज सब्जेक्ट पर होता है। और यह बहुत बड़ा है। ज़रा सच्चे विश्वास की शक्ति की कल्पना करें। और यह दिलचस्प बात यह है कि यह कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि हर इंसान किसी न किसी हद तक हिप्नोटाइज्ड होता है, या तो उन विचारों में जिन्हें उसने दूसरों से बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया है, या फिर उन विचारों से जिन्हें उसने दूसरों के सामने दोहराया है, या खुद को यकीन दिलाया है कि यह सच है। यह सब हिप्नोटाइज्ड है। कम से कम ये कुछ हद तक तो है। एट सम एक्सटेंट तो ये कुछ है ही। आइए पहले इस्तेमाल किए गए उदाहरण को देख लें
क्या आपको वह स्थिति याद है जब आपने बेसबॉल नहीं पकड़ पाए थे और दूसरों ने आपको बेइज्जत कर दिया था? अब मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि आप बेसबॉल नहीं खेल सकते, आप बॉल नहीं पकड़ सकते। जब आपने बस वही लिया है जो वे, अगर आपने सच कहा है तो आप कभी भी बॉल नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, क्योंकि यह आपकी सोच बन जाएगी और आपको लगता है कि यह सच होगा, लेकिन असल में यह दूसरों का एक बेवकूफ़ी भरा आइडिया होता है। यह सच नहीं होता। यह तब तक सच होता है जब तक आप इसे सच नहीं मानते। हम सभी शायद इसी तरह से हिप्नोटाइज्ड हुए हैं। मेरा कहना है कि लगभग 95% लोगों में हीनता की भावना होती है। सफलता और खुशी में कोई रुकावट नहीं है और यह सच नहीं है, कोई भी कमतर नहीं है। हाँ, मेरा तो यही मतलब है कि मैं कहता हूँ कि हम हिप्नोटाइज्ड हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे घटिया हैं और वे बकवास हैं। हीनता की जो भावनाएं हैं हमारे अनुभवों से नहीं आई हैं, ये हमारी तुलना से पैदा हुई हैं। दूसरों के लिए हम खुद को जज करते हैं और खुद को मापते हैं और अपने खुद को नॉर्म से नहीं मापते, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के नॉर्म के खिलाफ हम हो जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा बिना किसी अपवाद के, एक्सपेक्शन के दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। हम शायद किसी भी चीज़ में सबसे अच्छे नहीं हैं जो कि पूरी तरह से ठीक है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम कमतर हैं, हम वीक हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और किसी चीज़ में हमसे बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने दोस्त को माइकल जैक्सन की तरह नाचते हुए देखता हूँ तो मुझे घटिया डांसर वो लगता है, लेकिन इससे मैं कमतर इंसान नहीं बन जाता। जब मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं उसकी तरह कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं उनकी तरह इमेजिन करता हूँ कि वो खेल रहे हैं और ख़ुद को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस फ्लो में चला जाता हूँ। जब मैं लोगों का मुकाबला करना चाहूँगा तो मुझे बस दुखी और बेकार महसूस होगा। हाँ, खुद को उनके स्टैंडर्ड से मापना बंद करें। आप वे नहीं हैं, आप कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं हैं और कभी आप वो नहीं हो सकते और आप उनके बराबर कभी नहीं हो सकते। ऐसा सोचना बंद कर दें। एक बार जब आप इस सरल बल्कि स्वयं सिद्ध सत्य को देख लेंगे और इसे स्वीकार कर लेंगे और इस पर विश्वास कर लेंगे तो अपनी हीन भावनाएं जो होंगी वो गायब हो जाएंगी। आप बस आप हैं, अपने आप रहें, सेल्फ रिलायंस्ड रहें। आप एक व्यक्ति हैं जो किसी के दूसरे के समान नहीं है। आप एक यूनिक इंसान हैं, इसलिए मुझे किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ऐसा नहीं करता तो मैं बेहतर होता हूँ। यह समझ लीजिए कि आप हैं, आप वो नहीं हैं। आप दूसरों के जैसा कभी नहीं हो सकते। आप जैसे हैं आप वैसे ही अच्छे हैं। अपने आप को स्वीकार करना चालू करें तो आप पहले से मौजूद कमज़ोर लिमिटिंग विश्वासों से खुद को कैसे डिहिप्नोटाइज कर सकते हैं, सवाल है। मल्टीज हमें फिजिकल रिलैक्सेशन इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इस सवाल में जो शारीरिक आराम हमें नकारात्मकता से डिहिप्नोटाइज करने में शक्तिशाली प्रभाव डालता है, और एक नज़रिया है और एक पैटर्न है। देखिए, हमें आराम से बैठना चाहिए या पीठ के बल लेट जाना चाहिए और बस अपने शरीर को छोड़ देना चाहिए। फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल गोल पिक्चर्स बना सकते हैं और अपने ऑटोमेटिक मैकेनिज़म्स को, उन इमेज को पूरा करना की अनुमति दे सकते हैं। मैं आपके साथ अपना पसंदीदा मेंटल गोल पिक्चर शेयर करना चाहूँगा जो मुझे रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है। कल्पना करें कि आपका शरीर कंक्रीट का बना है। खुद को बाहरी चीज़ के साथ वहाँ लेटे हुए देखने की कोशिश करें। आपकी कंक्रीट बॉडी है वो महसूस करें कि आपके भारी कंक्रीट पैर और हाथ कैसे आपके शरीर में धंस रहे हैं और बिस्तर पर वो कैसे जा रहे हैं और आप उन्हें उठा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत भारी हैं और आपका शरीर नीचे धंस जाता है। और नीचे जाओ और तुम तनाव मुक्त हो जाओगे। जो टेंशन होगी वो गायब हो जाएगी। यह हैरानी करने वाला होगा। विश्वास बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इस मामले में, इसलिए खुद को लिमिटिंग विश्वासों से डिहिप्नोटाइज करना शुरू करें। अपने शरीर को आराम दें और दूसरों से अपनी तुलना करना बिल्कुल बंद कर दें। आप वे नहीं हैं, आप किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं हैं, बस आप हैं। और आपके पास अपने दिमाग की रीप्रोग्राम करने की शक्ति भी है। जो विश्वास आप रखते हैं आप वही बन जाते हैं। चैप्टर 5, तर्कसंगत सोच की शक्ति का उपयोग कैसे करें।
आपका ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म, या जिसे फ्रायड के लोग अनकॉन्शियस कहते हैं, यह पूरी तरह से इम्पर्सनल होता है। ये एक मशीन की तरह काम करता है और इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, कोई डिज़ायर नहीं होती। यह हमेशा आपकी मौजूदा मान्यताओं और इंटरप्रिटेशन पर सही तरीके से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। यह हमेशा सही एहसास देने और लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेगा। और ऐसे जो लक्ष्य होते हैं, एम्स होते हैं, जिन्हें आप जानबूझकर तय करते हैं, उनकी तरफ आपको ये ले जाएगा। ये सिर्फ उस डेटा पर काम करेगा जिसे आप इसे विचारों, विश्वासों और व्याख्याओं, राय के रूप में फीड करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके ऑटोमेटिक गोल पाने के सिस्टम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। यह तो बस एक मशीन है। यह कोशिश करता है कि आप अपनी मान्यताओं यानी अजम्पशंस के रूप में जो कुछ भी उसे बताते हैं, उस पर जितना हो सके उतना अच्छा काम करने के लिए ये विचार पैदा करता है। फिर से आप अपने सबकॉन्शियस को चलाएंगे, ये मशीन की तरह, और ये सिर्फ उसी मटेरियल से काम करेगा जो आप इसे देंगे। यह सचेत सोच ही है, ये कॉन्शियस थिंकिंग ही है जो आपकी अचेतन मशीन का, अनकॉन्शियस मशीन का कंट्रोल नॉब होता है। और यह सचेत तर्कसंगत विचार से है कि जो ऑटोमेटिक जो रिएक्शन होता है, इसमें पैटर्न पाए जा सकते हैं। आप और सिर्फ आप अपनी मशीन को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, ये बात याद रखें। आप जानबूझकर अपने विचार चुनें ताकि आप अपनी मशीन के रिएक्शन बदल सकें। यह आपको करना होगा। इसलिए आपको अपने अभी की सोच को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और यह बहुत ज़रूरी है। इसे कॉन्शियस कहते हैं, यानी विचारों पर नियंत्रण पाना। मान लीजिए कि आप कॉलेज में नए हैं और आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बेसबॉल खेलना चाहेंगे। आप तुरंत कहते हैं कि नहीं, मैं बेसबॉल नहीं खेलना चाहता, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बुरा कैचर हूँ। हाँ, यह एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, और आप इसे अपने ही अंदर महसूस कर सकते हैं कि आप इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि आप कैच करने में फेल हो जाते हैं और आपको इसे डर लगता है। यह अभी भी आपकी सोच है। इस एक बुरे अनुभव की वजह से यह आपके पूरे शरीर में छा गई है। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको ऐसा क्यों पूछने का सुझाव दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह विश्वास किसी वास्तविक तथ्य पर, किसी फैक्ट पर आधारित है, या फिर किसी धारणा, किसी अजम्पशंस पर, या फिर ये गलत निष्कर्ष है। खुद से सबसे पहले 4 सवाल पूछें। पहला, कि क्या ऐसी मान्यता के पीछे कोई तर्कसंगत कारण है। और दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस विश्वास में गलत हो भी सकता हूँ और नहीं भी। तीसरा, कि क्या मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी इसी नतीजे पर पहुँचूँगा। और चौथा, अगर कोई अच्छाई नहीं है तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, और ऐसा क्यों महसूस करूँ कि यह सच है। नहीं, ये अच्छाई नहीं हो सकती। ये चारों सवाल जो हैं वो एक अच्छी पावरफुल एक्सरसाइजेस हैं। इसके बारे में आप अच्छे से सोचिए और इमोशनल हो जाइए। आप ऐसा कर सकते हैं। आप अभी जो कर रहे हैं वह सचेत वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट में की सोच है। इसी तरह आप अपनी नकारात्मक सोच भी बदल सकते हैं। आप शायद देख रहे होंगे कि एक बुरे इंसान होने की आपकी सोच अब बदल गई है। आप यह नतीजा निकाल सकते हैं कि आपने कभी सच में कोशिश नहीं की, और कोई नहीं है जो आपके विश्वास का कारण बता सके। देखिए, दुनिया के सबसे अच्छे कैचर भी सभी कैच नहीं पकड़ पाते। जब तक आपने सच में कोशिश नहीं की है, तो आप पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि मैं अच्छा कैचर हूँ। आपको हमेशा पहले कोशिश करनी चाहिए। इसलिए नहीं, मैं एक बुरा कैचर हूँ कहने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप कहें कि हाँ, मैं इसे आजमा के ज़रूर देखूँगा। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये काम करेगा। जिस क्षण हम अपना मन बदल देते हैं और अतीत को शक्ति देना बंद कर देते हैं, अतीत अपनी गलतियों से वह हम पर अपनी ताकत खो देता है। अपना मन बदल दे, आप में वह शक्ति है। आपका मन बदलने की आप में वो शक्ति है कि आप जो मानते हैं उसे जानबूझकर आप बदल सकते हैं। अपनी मशीन को लीड करें। आप ऑपरेटर हैं। समझदारी भरी सोच की मदद से आप अपनी शक्ति को बदलें। हम अतीत से बर्बाद या अभिशप्त नहीं हैं, क्योंकि हमारा बचपन दुख भरा है। ये अनुभवों का मतलब यह नहीं होता कि हमारे बिहेवियर के पैटर्न सेंट हैं या पहले से तय हैं और ये कभी नहीं बदल सकते।
देखिए, हमारी अभी की सोच, हमारी अभी की दिमागी आदतें और हमारा नज़रिया, पिछले अनुभवों के प्रति हमारा नज़रिया और भविष्य के प्रति हमारा नज़रिया है। यह इन सब का असर पड़ता है कि हमारे पुराने रिकॉर्ड्स किए गए एनग्राम पर कैसे थे। पुराने को देखिए बदला जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है और हमारे द्वारा वर्तमान सोच को भी कुछ हद तक मरोड़ा जा सकता है। हाँ, हम पास्ट में बर्बाद नहीं हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक बेइज्जत हुए थे, नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बर्बाद हो गए हैं। इसका मतलब तो यह है कि हमें अब भी वैसा महसूस करने की ज़रूरत है जैसा हम पहले महसूस करते थे। हाँ, पुराने को बदला जा सकता है। अब आप अपने माता पिता, समाज और अपने शुरुआती अनुभवों को या अपने मौजूदा परेशानियों के लिए दूसरों के अन्याय को जिम्मेदार ठहराएं। आपका पास्ट बताता है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ से आप कैसे जाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी होगी और ये बहुत बड़ा टास्क है। आपका पास्ट बताता है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे हैं, इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा और ये सर्टेन रूप से तय नहीं करता कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही आपको पता चलता है कि पुरानी चीज़ों को बदला जा सकता है, तो आप अपनी गलतियों को दोष नहीं दे सकते। अभी देखिए, खुद से पूछें कि क्यों क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक बुरा कैचर हूँ। ज़रा ये पूछें, क्या इस विश्वास के पीछे कोई तर्कसंगत कारण है, लॉजिकल कॉज है? क्या मैंने सचमुच ऐसी कोशिश की है और मैं बुरा क्यों बनूं? अगर मैंने कभी कोशिश ही नहीं की तो मैं अच्छा कैचर कैसे बन सकता हूँ? शायद मैं एक महान कैचर हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोशिश नहीं की है। अभी सोचो और तुम अपनी सोच बदल सकते हो और यह तुम्हारा फ़र्ज है। यह आपकी समझदारी भरी सोच का काम है कि वह आपकी मशीन को सही बातें बताएं। पर्यावरण के बारे में सच्चाई जानना, सही मूल्यांकन करना और अंदाज़ा और राय देना भी इसमें शामिल है। इस मामले में हम में से ज़्यादातर लोग कम आंकने की आदत रखते हैं और हम अपने सामने आने वाले मुश्किलों के नेचर को ज़्यादा आंकते हैं। स्थिति का एनालिसिस करें, अपने पहली भावनाओं के आगे ना झुकें, बल्कि अपने साथी को बताने की कोशिश करें। मशीन को जितना हो सके उतना अच्छा बनाएं। आप देखेंगे कि आप जिस बीज का सामना कर रहे हैं वह बहुत कम है और समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने बना रखी है। खुद को कम मत समझो। अगर आपको पक्का नहीं है तो खुद से पूछो कि क्यों। देखिए, हमने जो 4 सवाल देखे हैं उन्हें आपको पूछने की ज़रूरत है और उन पर सोचने की ज़रूरत है। एमिल कुए ने एक बार कहा था कि जो काम आपको करना है उसे हमेशा आसान समझें और देखिए वो आसान हो जाएगा। ये आज भी बहुत रिलेवेंट है। इन ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं तो सचेत तर्कसंगत विचार लक्ष्य चुनने का काम करता है। वो जानकारियों को इकट्ठा करता है और कंक्लूजन्स निकालता है और उनको एवेल्युएशन करता है। हालांकि यह जिम्मेदारी नहीं है कि नतीजों के लिए जिम्मेदारी नहीं है। हमें अपना काम करना सीखना होगा। जो सबसे पहले अंदाजे हों उन पर काम करें और नतीजों को खुद ही ठीक होने दें। ये अपने आप हो जाएगा। यही इस किताब का बेसिक आइडिया है। आप जानबूझकर अपने एम्स तय कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं और आप कहाँ और कैसे पहुंचना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं, फिर भी आप प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपकी मशीन पर निर्भर करेगा। इसलिए अपने मशीन को बताएं कि पुरानी अजम्पशंस के बजाय बिना किसी भेदभाव के तथ्यों के साथ जितना हो सके उतना अच्छा आप करें। साथ ही आप अभी भी शुरू करें कि मशीन, आप इसे चालू करें और इसको मिसाइल लॉन्च करें। फिर भी यह खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर पर्यावरण के बारे में जानकारी देते रहें ताकि ऑटोमेटिक मैकेनिज्म सुधार के कदम उठा सकें और नतीजों को खुद ही ठीक होने दें। अब क्या आपको याद है कि जब आप जानबूझकर बॉल पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर स्थितियों में यह नामुमकिन हो जाता है। आपको अपनी बेहोश मशीन को काम करने देना होगा नतीजों पर। आप बस जानबूझकर जानकारी दे सकते हैं। इकट्ठा करें जानकारियों को और स्थिति को इवेल्युएशन करें और स्पेकुलेशंस करें। बस आपका ऑटोमेटिक गोल करने वाली मशीन बाकी काम संभाल लेगी। आराम करें और अपने सबकॉन्शियस मन को काम करने दें। आप काम करते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन असल में चीज़ें कैसी होती हैं वो उसके हिसाब से नहीं होती हैं, बल्कि आपके मन में उनके बारे में जो इमेज बनी है उसके हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। प्लास्टिक सर्जन मैक्सवेल माल्टज ने पाया है कि जब वह किसी के चेहरे को बदलते हैं
तो वैक्सर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी और ज़िंदगी बदल देते हैं। उन्होंने पाया कि सेल्फ इमेज इंसानी पर्सनैलिटी और एक इंसान की पर्सनैलिटी की चाबी होती है बेहतर जीवन के लिए। सेल्फ इमेज सबकॉन्शियसली एक गोल पिक्चर की तरह काम करती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो एक स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति के तंत्र के रूप में काम करता है, वो इस लक्ष्य चित्र को नंबर 1 गोल यानी हमारी सेल्फ इमेज और हमारी ज़िंदगी तय करने में मदद करता है। हमारा क्रिएटिव मैकेनिज्म कोशिश करता है और इस खुद ही यह लक्ष्य की इमेज को पाने के लिए वो सब कुछ करता है, भले ही यह एक नेगेटिव इमेज हो। हम अपने मन चाहे लक्ष्य तय करने और अपनी सेल्फ इमेज बदलने के लिए कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, हमारा नर्वस सिस्टम असली अनुभव और दिमाग के बीच का अंतर नहीं बता सकता है, और एक साफ साफ कल्पना किया हुआ अनुभव, अगर आप इसे पूरी तरह समझते हैं तो आप जानते हैं कि ये कैसे शक्तिशाली है। शानदार बात यह है कि हम अपनी सेल्फ इमेज और अपनी मान्यताओं को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। अभी हम अपने विश्वासों के बारे में सोच सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि हम क्यों मानते हैं ये विश्वास। शायद जब हम समझदारी से सोचेंगे तो हमें एहसास होगा कि इनमें से कुछ विश्वास बेवकूफ़ी भरे हैं और पूरी तरह से अनलॉजिकल हैं, तर्कहीन हैं, और हम उन्हें बदल सकते हैं। हम आज जहाँ हैं वह हमारे अतीत की वजह से है, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वह हमारे अपने अतीत की वजह से है। हम अभी जैसे जी रहे हैं उसके लिए हमें अपने पास्ट को दोष नहीं देना चाहिए। अभी हम सफलता के लिए अपना मैकेनिज़्म सेट कर सकते हैं। अभी हम बदल सकते हैं कि कौन हम हैं। अभी हम अपनी सेल्फ इमेज बदल सकते हैं और जो हम बनना चाहते हैं वह हम आसानी से बन सकते हैं। चैप्टर 6, आराम करें और अपने सक्सेस मैकेनिज़्म को अपने लिए काम करने दें। हाँ, हमारी परेशानी यह है कि हम ऑटोमेटिक क्रिएटिव मैकेनिज़्म को नज़रअंदाज करते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। समस्याएं सामने करना और उन्हें पहचानना अपने अग्र मस्तिष्क का काम है, फ्रंटल लोब का काम है, लेकिन इसके द्वारा प्रकृति को कभी भी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी आधुनिक मनुष्य ठीक यही करने का प्रयास करता है। वो अपनी सभी समस्याओं का समाधान बिल्कुल कॉन्शियसली देता है और यह साफ है, ल्यूसिड है। हमने पिछले चैप्टर में सीखा है कि हम जानबूझकर अपने विचार चुन सकते हैं। हाँ, विश्वास और राय, फिर भी हम जानबूझकर डेलिबरेटली नतीजों तक नहीं पहुंच सकते। हम जानबूझकर समस्या को पहचानें और बताएं, लेकिन हम इसे असली अपनी मशीन से हल कर सकते हैं। हाँ, क्रिएटिव आइडियाज़ जानबूझकर दिमाग की सोच से नहीं आते हैं, बल्कि दिमाग की सोच से ही आते हैं। वो अपने आप अचानक, और कुछ कुछ अचानक बिजली गिरने जैसा है, जब सचेत मन ने समस्या को छोड़ दिया होता है और कुछ सोचने में लगा हुआ होता है, तब आते हैं, लेकिन दिमाग से ही आते हैं। आपने शायद इस घटना के बारे में सुना होगा कि अतीत के मास्टर्स और उपस्थित लोगों ने हमेशा अपना विशिष्ट कुछ तब पाया है जब वे सक्रिय रूप से नहीं थे। वे हमेशा घंटों, दिनों या सालों तक इस पर ध्यान से काम करते रहे। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वे जो कुछ भी कर सकते थे उसे समझना, लेकिन वे आए जब वे इसमें शामिल नहीं थे और समाधान की ओर वो चले गए। तभी उनकी क्रिएटिविटी मैकेनिज्म ने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया। एक क्रिएटिव प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया और इस घटना को कहते हैं अप्रत्याशित घटना। हाँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ये किसी ऐसी चीज़ का घटित होना होता है जिसकी हम कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते हैं, उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सामान्य ज्ञान की समस्या पर 10 साल तक काम किया। रिलेटिविटी के बारे में तब तक वो सोचते रहे जब तक एक शाम उन्होंने हार मानने का फैसला नहीं कर लिया। वे जल्दी सो गए और जब वह जगे तो उन्हें अचानक इसका समाधान मिल गया, और जब वे विषय में व्यस्त नहीं थे और तब उनको ये समाधान मिला। अब ये चौंकाने वाला है। हाँ, ये दिलचस्प है। तो आप अपने क्रिएटिव मैकेनिज़म्स को कैसे जगा सकते हैं? आप थोड़ा इस स्टोरी से समझ ही गए होंगे। देखिए कि आपके पास अपना क्रिएटिव सिस्टम है जो आपके लिए काम करता है, ये सवाल पूछें, और आप इसका हल कैसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, ये सवाल है। मैक्सवेल माल्टज आपकी क्रिएटिविटी मशीनरी को फ्री करने के लिए 5 नियम बता रहे हैं। पहला है कि अपनी बेल्ट लगाने से पहले चिंता करें, व्हील शुरू होने के बाद नहीं।
अगर आप कोई फ़ैसला ले लेते हैं तो उसके बाद चिंता करना बिल्कुल बंद कर दें। फ़ैसला अब हो चुका है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाने का फ़ैसला करते हैं तो चिंता ना करें, परेशान ना हों, क्योंकि तुम्हें जाना ही होगा। तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुमने ऐसा चुना है, बस। मुझे वह समय याद है जब मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम के समय में मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसके लिए अपनी पूरी तैयारी की थी। फिर भी कई लोग थे, दूसरे लोग थे जो हर चीज़ के बारे में चिंता करते थे, सवाल करते थे, और उनके पास बिल्कुल संभावित जवाब थे, चाहे वह आसान हो, पेपर या मुश्किल हो, वगैरह वगैरह। वे बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, लेकिन किस लिए? वे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। चिंता करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरा तरीका है, अभी के पल को ध्यान से देखने की आदत डालें। आपका क्रिएटिव सिस्टम सिर्फ सही और अचानक ही रिएक्ट कर सकता है। जब आप अभी पर ध्यान देते हैं तो इस बात पर रिएक्ट नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए हो सकता है। आप कल के लिए सब कुछ प्लान और तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस बात की चिंता मत करो कि तुम कल कैसे रिएक्ट करोगे। अभी पर फोकस करो, और अभी पर सिर्फ अपने क्रिएटिव सिस्टम को अभी और यहीं के बारे में फीडबैक दें, और कल या बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचें। इसके लिए यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी आपको चाहिए तो होगी ही, और अब अगर आप चाहते हैं कि यह सही तरीके से तुरंत रिएक्ट हो तो आपको ऐसा करना ही होगा। तीसरा है, एक समय में केवल एक ही काम करने की कोशिश करें। आपकी क्रिएटिविटी मशीनरी एक समय में केवल एक ही काम कर सकती है। पढ़ाई ना करें और टीवी देखें, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो आप ना तो पढ़ाई कर पाएंगे सही तरीके से और ना टीवी देख पाएंगे। हाँ, इससे आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आप नामुमकिन काम करने की कोशिश उस वक्त कर रहे हैं। सीधी और साफ सच्चाई यह है कि हम कर सकते हैं एक समय में सिर्फ एक ही काम, एक के बाद एक काम, स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ कुछ भी काम नहीं कर सकते। और चौथा है, इस पर सो जाओ। नींद में क्रिएटिव सिस्टम को काम करने का एक अच्छा मौका मिलता है। सचेत हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से यदि आपने पहले शुरू किया है तो पहिए घूम रहे होते हैं दिन में, और जब आप फंस जाएं तो अपनी समस्या का काम करें। सोने से पहले सवाल पूछें और आपका सबकॉन्शियस आपकी मदद करेगा और वो आपकी समस्या का सॉल्यूशन दे देगा। नींद में आप होश में नहीं सो सकते, इसलिए आप आपके क्रिएटिव सिस्टम को काम करने में रुकावट डालते हैं। हाँ, उसे काम करने दें। जब आप सो जाते हैं तो आप उसको अपना काम करने दें, लेकिन वो तो स्वतः ही हो जाएगा। जब आपको बड़े फैसला लेना हो तो यह बहुत समझदारी भरा होता है कि आप इस पर सो जाएं। सुबह तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या तय करना है और क्या तय नहीं करना है। और पांचवा है, काम करते समय आराम करना। उन सुकून भरी भावनाओं को याद करें जो आपने महसूस की हैं। हाँ, शायद मानसिक तनाव से महसूस की हैं। हाँ, इससे थकान, टेंशन और एंग्जाइटी कम हो जाती है। और हाँ, इससे थकान और एंग्जाइटी दूर हो जाती है, और अपनी क्रिएटिव मशीन को अपना काम करने में आप इसको मदद करते हैं। हाँ, मेरा भाई अक्सर एक्टिवली और ज़ोर से काम करने के दौरान जमाई और स्ट्रेचिंग करता है। इससे स्ट्रेस कम होता है और एनर्जी उसको मिलती है। असल में अपने क्रिएटिव सिस्टम को काम करने दें। आप ज्ञान इकट्ठा करें और इमेजिनेशन करें। आप जो चाहते हैं उसका नतीजा तो आप निकाल ही लेते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वो अपने सबकॉन्शियस पर छोड़ देना आपको चाहिए। इसलिए आपको समय समय पर आराम करने और सिस्टम को अपने लिए काम करने देने की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि इन 5 नियमों को एक एक करके अपने ऊपर लागू करना शुरू कर दें, इम्पोज कर दें, और किसी भी बात की चिंता ना करें। अभी के पल पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, एक समय में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, केवल उसी पर आपको ध्यान देना होगा। भूल जाएं जो बड़े बड़े लोग बुद्धिजीवी हुए हैं, देखिए उनके पास अलग एबिलिटीज़ थी। हम सामान्य इंसान हैं। अगर आपके पास वो अलग एबिलिटी है तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कुदरती नियमों से पैदा नहीं होता है। और यही केवल एक तरीका है जिससे आपका क्रिएटिव जो सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, फ्रीली काम कर सकता है, और सफलतापूर्वक भी काम करेगा। यहाँ आपको आराम करने, विश्वास करने और इसे अपना काम कर देने की ज़रूरत होती है। चैप्टर 7, खुशी की आदत डालें। डॉक्टर जेने सिंडलर की खुशी की परिभाषा केवल यही थी कि मन की एक ऐसी स्थिति हो जिसमें हमारी सोच और समय का एक अच्छा हिस्सा हो जाए।
देखिए, काफ़ी समय तक खुशी में सोचते हुए कि यही खुशी है और मुझे यह पसंद है, तो कोई भी देखिए हर समय 100% खुश नहीं रह सकता। हमेशा कुछ पल ऐसे आते हैं जब कुछ अच्छा लगता है और कम से कम थोड़ा तो नीचे लगता ही है। फिर भी हम काफ़ी समय तक खुशी से सोच सकते हैं, है ना? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, खुश रहने के कई कारण होते हैं जो आप चाहते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम बेहतर सोचते हैं, बेहतर काम करते हैं और बेहतर महसूस करते हैं और हेल्दी रहते हैं। दुखी सभी मानसिक बीमारियों का एकमात्र कारण है और खुशी एकमात्र इलाज है। डॉक्टर जेने सिंडलर ने ये कहा था। तो फिर इतने सारे लोग दुखी क्यों होते हैं? मेरा कहना है कि आप सोच सिर्फ कुछ चीज़ों से खुश होने के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, आपकी जो चीज़ें होती हैं वो पूरी होती हैं। कि अच्छे बनो तो तुम खुश रहोगे, ऐसा आपको सोचने को मिलता है। या फिर मुझे खुशी होगी अगर पहले कुछ पूरा हो जाए, अगर मैं छुट्टी पर होता तो मुझे खुशी होती, अगर मेरा शरीर अच्छा होता तो मैं खुश होता। देखिए, ये बहुत उल्टी सोच है। पहले खुश रहो और फिर तुम हेल्दी, सफल और अच्छे रहोगे, नहीं, ये सब उल्टी सोच है। पहले खुश रहो फिर तुम स्वस्थ, सफल और अच्छे हो जाओगे, नहीं। हम कभी भी नहीं जी सकते। देखिए, हम कभी भी नहीं जी रहे होते हैं, बस जीने की उम्मीद कर रहे होते हैं और हमेशा जीने के लिए तत्पर रहते हैं। खुश रहना ये ज़रूरी है कि हम कभी खुश ना हों। हाँ, ये पास्कल का विचार है। देखिए, खुश रहने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कुछ है या फिर नहीं है। खुश रहना जो हो रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। खुश रहने का इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है, और आपने जो हासिल किया है इससे तो बिल्कुल भी इसका लेना देना नहीं है। खुशी एक मेंटल हैबिट है, ये एक मानसिक नज़रिया है, और अगर इसे सीखा और प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा तो जो प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्थिति किसी को खुश कर दे और किसी को दुखी? मान लीजिए दो लोग सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक कार आती है और उन्हें भिगो देती है। हाँ, अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन है कि आप चिड़चिड़ा सकते हैं, गाली दे सकते हैं और गुस्सा हो सकते हैं और पूरी तरह से नाराज़ हो सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप हंस सकते हैं और खुश रह सकते हैं। वैसे भी ये ख़त्म हो गया है और शायद ड्राइवर बेवकूफ़ होगा और हो सकता है कि आप गंदे, गीले और ठंडे हों, लेकिन आपको क्या करना चाहिए सिवाय इसके कि खुश रहें और जैसा है वैसा ही है। आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ उसके बारे में अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा कहना है कि गुस्सा होने से हमेशा खुश रहना बेहतर होता है, और यह जो कुछ भी होता है उसके प्रति खुश प्रतिक्रिया, जो खुशी की प्रतिक्रिया होती है वो आदतन और बिना सोचे समझे होती है, और ऐसा होना भी चाहिए। लोग होने वाली चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं, बल्कि चीज़ों के बारे में अपनी राय से परेशान होते हैं। ये एपिक्टेटस का विचार है, महान फिलोसोफर का। तो आप आदतन खुश कैसे रह सकते हैं, या ज़्यादातर समय खुश कैसे रह सकते हैं? देखिए, मान लीजिए कि आपने यह एक रिएक्शन पैटर्न सीखा है कि अगर कुछ नहीं होता है जैसा आपने चाहा था या वैसा ही काम करें तो आप उदास, दुखी और गुस्सा महसूस करने लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक परीक्षा के लिए पढ़ते हैं और कल्पना करते हैं कि आपको ए ग्रेड मिलेगा और आपको केवल बी ग्रेड मिलता है, और आप दुखी और गुस्से में रिएक्ट करने लगते हैं। ये रिएक्शन अपने आप होता है और ये सीखा जाता है। ये एक सीखा हुआ व्यवहार है क्योंकि आपने इसको दूसरों से सीखा है। बेशक ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आप अभी दुखी हैं, फिर भी इससे आपको क्या मदद मिलती है? कुछ भी नहीं। इसके बजाय इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपका अच्छा महसूस हुआ है तो ये बेहतर होगा। आप एनालाइज कर सकते हैं और आप स्थिति को समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि ठीक है, ए ग्रेड तो मैं चाहता था, मैंने ए ग्रेड के लिए तैयारी भी की थी, लेकिन मुझे बी ग्रेड मिला है जो अभी की औसत से तो ऊपर तो है ही। अगली बार मैं और भी मेहनत करूँगा, मैं अपने से सीखने की कोशिश करूँगा और गलतियों से सीखने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो किसी अनचाहे स्थिति पर दुखी होने की इस आदत को बदला जा सकता है, या सोच समझकर फैसला लेने से और फिर नई इच्छा पूरी करने से रिस्पॉन्स भी दिया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार निगरानी और आपको अभ्यास करें जब तक कि नया बिहेवियर पैटर्न पूरी तरह से सीखा ना जाए। आपको खुद पर नज़र रखने और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैक्सवेल माल्टर्स हमें लगातार 21 दिनों तक नए बिहेवियर का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। यह आसान ट्रिक यह है
कि हर सुबह सोच समझकर तय करें कि आप अपने जूते कब पहनेंगे, कैसे पहनेंगे। हाँ, इसे ऐसे लें कि अपनी मनचाही हैप्पी रिस्पॉन्स बदलने के लिए रिमाइंडर रखते हैं। उदाहरण के लिए, हर सुबह जब आप जानबूझकर अपने जूते पहनते हैं तो आप खुद से कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज मैं जितना हो सके शांति और समझदारी से रिएक्ट करूँगा। यह आसान एक्सरसाइज आपको आदतन शांति और समझदारी से रिएक्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बस अगले 21 दिनों तक इसी को फॉलो करना है। आमतौर पर खुद को और अपने रिएक्शन पैटर्न्स को ये देखने से मदद आपको करेगा। आप पाएंगे कि आप हमेशा वैसा रिएक्ट नहीं करते जैसा आप सोचते हैं। हाँ, जितना ज़्यादा आप देखते हैं और जितना ज़्यादा आप खुद के बारे में जानते हैं, आपको अपने रिएक्शन पैटर्न्स मिलने में बड़ी आसानी होती है। देखिए, अच्छी बात यह है कि ऐसे जो हैबिट्स रिएक्शन होते हैं, ये जो पैटर्न ऐसे हो सकते हैं और ये सोच समझ कर लिए गए फैसले हो सकते हैं जो आपने बदले हैं। इसलिए सोच समझ कर तय करें कि आप शांति से रिएक्ट करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमेशा सब कुछ होता है और आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं एक ख़ास तरीके से। आपको इसका पता चल जाएगा और आप शांति से अपनी मर्ज़ी से रिएक्ट कर सकते हैं। सच तो यह है कि खुश रहना आपकी सोची समझी पसंद होती है और इस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको सबकॉन्शियस की चोट तक तो ले जाना कि आपकी बिल्कुल ही जिम्मेदारी है। चैप्टर 8, सक्सेस टाइम पर्सनैलिटी के तत्व और उन्हें कैसे हासिल करें। जैसे डॉक्टर कुछ लक्षणों से बीमारी का पता लगाना सीखता है, वैसे ही असफलता और सफलता का पता भी लगाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि कोई इंसान आसानी से नहीं ढूंढता। सफलता और असफलता को वह अपने पर्सनैलिटी में उनके बीच समेटे हुए होता है और उसकी पूरी इमेज बन जाती है। मैक्सवेल माल्टस को यकीन है कि किसी के सफल होने या ना होने के पीछे कोई कारण होता है। उन्हें एक सक्सेस पर्सनैलिटी के बीच मिल जाते हैं तो वह सक्सेस हो जाते हैं और नहीं मिलते तो वह नहीं होते। एक अच्छी पर्सनैलिटी वह होती है जो आपको असरदार और सही तरीके से डील करने में मदद करती है। हाँ, नीचे दिए गए कैरेक्टर सीड्स के साथ आप माहौल और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं कि एक दिशा का भाव कर लें, समझ लें, साहस जुटा लें और सी हैरिटी कर लें, ई स्टीम कर लें और एस सेल्फ कॉन्फिडेंस कर लें। हाँ, दिशा की भावना को समझने की कोशिश करें। ये सब जीवन में लक्ष्य रखने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि आपको दिशा का ज्ञान होता है और संतुलन बनाए रखना आसान होता है। आप दिशा खो देते हैं और रुक जाते हैं तो आप संतुलन खो देंगे और आप गिर जाएंगे। ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी वो है जब तक आपको दिशा का साफ अंदाज़ा होता है तब तक बैलेंस बनाए रखना आसान होता है। फिर भी जब आपको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है तो आप अपना बैलेंस खो देते हैं और आप अधूरे रह जाते हैं और दुखी और निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते। क्या आपको याद है कि हम एक लक्ष्य प्राप्ति तंत्र हैं? खैर, क्या होगा अगर कोई नहीं है, हम इन लक्ष्यों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो? सीधे शब्दों में कहें तो हम एक अर्थहीन मीनिंगलेस जीवन जी रहे हैं। हम असल में जी ही नहीं रहे हैं। हम पर्यावरण को जीतने, समस्याओं को हल करने और कुछ हासिल करने के लिए बने हैं और वह हमारा लक्ष्य है। और हमें बाधाओं के बिना जीवन में कोई वास्तविक संतुष्टि या खुशी तो कभी भी नहीं मिलती। कोशिश करने के लिए कुछ नहीं, बराबर कोई दिशा नहीं और बराबर कोई असली ज़िंदगी नहीं। इस सूत्र को बांध लें। तो कुछ लक्ष्य आप बनाने की कोशिश करें। क्या आप कुछ पाना चाहते हैं या आप ऐसे कैसे दिखना चाहते हैं? आप कैसा महसूस करना चाहते हैं और आप कौन सी नौकरी चाहते हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, ये आपका बोनस गोल सेटिंग गाइड होगा जो भी आपको बताया गया है। दूसरा है समझ। यह कम्युनिकेशन और हमारे क्रिएटिव सिस्टम को सच्चाई से भरने के बारे में होता है। अपनी दिशा पर बने रहने के लिए हमें अपने माहौल को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट को समझने की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि हम अपने सिस्टम को सही जानकारी इससे दे सकते हैं। सिस्टम काम नहीं करेगा गलत जानकारी के साथ, कभी भी नहीं करेगा। इसलिए अपने आसपास के माहौल को एनालाइज करें और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें। एक मैक्सिम है जो मुझे अभी भी याद है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सही है, बल्कि फ़र्क तो इससे पड़ता है कि क्या सही है।
खुद के साथ ईमानदार रहने की कोशिश करें, सेल्फ रिलायंस रहें और अपनी गलतियों को मानें, लेकिन उन पर कभी भी नहीं रोना चाहिए आपको। दूसरे लोगों के साथ डील करते समय सिचुएशन को उनके नज़रिए से देखने की भी कोशिश करनी चाहिए। अपने नज़रिए के साथ साथ अपने नज़रिए पर भी ध्यान दें, दूसरों के नज़रिए पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा है साहस, करेज। एक लक्ष्य रखें और स्थिति को समझना। आप सोचते हैं कि ऐसा काफ़ी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। केवल एक लक्ष्य रखने से, एक एम सेट करने से और सर्क्यूमेंटांसिस की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने से ये इनफ नहीं होता है। देखिए, आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए हिम्मत, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि आप काम से ही सही लक्ष्य, इच्छाएं और विश्वास पूरे करते हैं और उन्हें वास्तविक बनाते हैं। सोचिए कि आप एक बाइक पर वापस आ गए हैं। जब आप कुछ करते हैं तो आप गाड़ी चलाते रहते हैं। हो सकता है कि आप गलती करके गलत दिशा में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आप फिर भी रास्ते में सुधार कर सकते हैं। यह काम न करने और एक जगह खड़े होकर बैलेंस खोने से कहीं बेहतर होता है। खड़े रहने पर बाइकर्स आपके चारों ओर 10 बार चक्कर लगाएंगे और फिर भी वे डेस्टिनेशन पर आपको ज़्यादा तेज़ कर देंगे। और कुछ गलतियां करने के लिए आपको वहाँ तैयार होने की ज़रूरत भी होगी। अगला है दान। यह एक साइकोलॉजिकल बात है कि हमारे बारे में हमारी भावनाएं हमारी भावनाओं से मेल खाती हैं। देखिए, जब कोई इंसान दूसरों के लिए ज़्यादा दयालु महसूस करता है तो वह हमेशा अपने प्रति दयालु महसूस करने भी लगता है। दूसरों को कभी भी जज ना करें, उनका सम्मान करें और महसूस करें कि वे किसी चीज़ के लिए काबिल हैं और वो यूनिक हैं। हाँ, और उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ भी करें और ऐसे बर्ताव करें कि जैसे दूसरे लोग भी ज़रूरी हैं। इससे आप एक बेहतर और ज़्यादा सही सेल्फ इमेज इंसान बन जाएंगे। अगला है आदर, सम्मान। दूसरों की तारीफ़ करें और ख़ुद की भी तारीफ़ करें। क्या इंसान खुद को सबसे अद्भुत रचना नहीं है? हाँ, सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। अपनी इस तारीफ़ से जो होता है वो अहंकार जन्म नहीं लेता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बल्कि आपकी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा शानदार होता है। खुद को डाउनग्रेड कभी भी ना करें। अपने टाइपराइटर का सही इस्तेमाल करें और अपनी सक्सेस का भी इस्तेमाल करें और यहाँ पे मैकेनिज़्म सही हो जाएगा। ज़्यादा सेल्फ एस्टीम का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि दूसरों की ज़्यादा तारीफ़ करें। दूसरे लोगों को ऐसे मानो कि उनका कोई महत्व हो, लेकिन कभी झूठ का साथ मत दो, कभी फेक स्माइल मत दो और फेक तारीफ़ मत करो। अगर उनमें तारीफ़ करने के वो काबिल हैं तो उससे मत चूको। ऐसा ही आपको करना होगा। और अगला है खुद में भरोसा। कॉन्फिडेंस सफलता के अनुभव से बनता है। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? हम पिछली नाकामियों को याद करके और बीती बातों को भूलकर हम अपना आत्मविश्वास ख़त्म कर लेते हैं कि हम कभी सफल नहीं होंगे। देखिए, आपके साथ क्या समस्या है, आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम इसका उल्टा करना चाहते हैं। असफलताओं और गलतियों को सीखने के तरीके के तौर पर इसको इस्तेमाल करें और फिर उन्हें भूल जाएं। इसमें हर कोई फेल हो जाएगा। बस इतना ज़रूरी है कि तुम उठो, कोशिश करो और बार बार असफल हो जाओ। अगली बार बेहतर तरीके से असफल हो जाओ। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को संजो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब है फेल होना और फिर से कोशिश करना और अगली बार और अच्छे तरीके से फेल होना। बार बार वही गलतियां करने से भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। इस सोच के साथ आपको चलना। और अगला है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक कोई इंसान कुछ डिग्री हासिल नहीं कर लेता है तब तक कोई असली सफलता या सच्ची खुशी मुमकिन नहीं होती है। आत्मस्वीकृति आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को अभी स्वीकार करना और उससे समझौता करना, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी सभी गलतियों, कमज़ोरियों, कमियों और गलतियों के साथ साथ अपनी खूबियों के साथ भी होते हैं, बिल्कुल ताकत के साथ। हालांकि खुद को स्वीकार करना आसान होता है अगर हम इन नेगेटिव बातों को समझ लें कि वे हमारे हैं, वे हम नहीं हैं। इससे खुद को स्वीकार करें। हाँ, बिल्कुल खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं, अपनी कमज़ोरियों के साथ हैं और अपनी ताकतों के साथ हैं। आप गलतियां करते हैं लेकिन आप गलती नहीं हैं। ये सिर्फ वही है जो आपने किया है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है और नहीं कभी हो भी सकता है। हम सभी गलतियां करते हैं। यह खेल है। जीवन भर यह हमेशा एक आदर्श लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है लेकिन कभी भी नहीं पहुंचता। हो सकता है कि मैं परफेक्ट ना हूं,
हो सकता है कि मुझे में गलतियाँ और कमजोरियाँ हों, और हो सकता है कि मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है, खुद से कहें, लेकिन मैं कुछ हूँ और मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँगा कि मैं कुछ हूँ। बस खुद को स्वीकार करें और आप अपने आप हो जाएंगे। चैप्टर 9, खुद को शांत करें और मन की शांति पाएं। ट्रैंक्विलाइज़र माहौल को नहीं बदलते हैं, परेशान करने वाली चीज़ें अभी भी वहीं रहती हैं। हम अभी भी उन्हें दिमागी तौर पर पहचान सकते हैं, लेकिन हम उन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते भावनात्मक रूप से। ट्रैंक्विलाइज़र इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे हमारे रिस्पॉन्स को बहुत कम कर देते हैं या ख़त्म ही कर देते हैं। वो परेशान करने वाली उत्तेजनाओं को भी ख़त्म कर देते हैं। मुझे ये आइडिया है बहुत पसंद आता है कि खुद को शांत कर लें। चलो एक साथ एक सिचुएशन देखते हैं। आप बस कुछ मिनट आराम करने के लिए बैठे हैं, फिर अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। क्या आप फ़ोन उठाते हैं? हाँ, आप शायद इसका जवाब देंगे। यह अपने आप होता है, हम सभी इसके लिए तैयार होते हैं। कुछ तरीक़ों से हमारे ये एनवायरनमेंट पर असर भी डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग माता पिता की सलाह की वजह से अजनबियों से डरना सीख जाते हैं। अनजान लोगों से कोई लेना देना उनको नहीं होता है। किसी अनजान व्यक्ति से कंडी ना लें, ये आपको सब सीखने को मिलता है। और किसी अजनबी के साथ कार में ना बैठें वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ये छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, फिर भी कई बड़ों को अजनबियों के सामने असहज अनईजीनेस महसूस होती है। यह एक सीख है, रिस्पॉन्स ये अनजाने में होता है। हम इस तरह से कंडीशन्ड होते हैं। वापस बजते हुए टेलीफोन पर हम आते हैं। आपने शायद इसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सीख लिया होगा। जब फ़ोन बजता है तो उसका जवाब आप दें। अब ट्रैंक्विलाइज़र का मतलब यह है कि आप अपना जवाब कम करें या ख़त्म ही कर दें। उस सिचुएशन में आप जवाब देना या ना देना चुनेंगे, ताकि जवाब अनजाने में ना हो। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करने से मना कर सकते हैं। बेसिकली आप अनकंडीशन्ड हो जाएंगे उस स्थिति में अगर आप ऐसा कर देंगे तो। हालांकि आपको इसके बारे में पता है, लेकिन अब आप इसका बुरा नहीं मानते और इसे नहीं मानते हैं। साथ ही अपनी बात आप साफ साफ भी कहने लग जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के सिग्नल का आप पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप सेल्फ रिलायंस्ड होते हैं। बाहरी स्टिमुलस को पहचानने की, बाहरी उत्तेजनाओं को पहचानने की कोशिश करें, लेकिन उस पर इमोशनली रिस्पॉन्ड कभी ना करें। आप खुद को फ़ोन की घंटी से हिला सकते हैं, और आप खुद को तभी हिला सकते हैं जब आप चाहें। सिग्नल का आप पर कोई पावर नहीं होता है। जवाब देने में देरी करना अच्छा विचार होता है, इससे आप आराम महसूस करते हैं। रिस्पॉन्स में देरी करने से सिस्टम का ऑटोमेटिक काम टूट जाता है और उसमें रुकावट आती है। तो अगर फ़ोन बजता है तो बस 5 तक गिनें, इससे आपको आराम मिलेगा। आप अभी भी चुन सकते हैं, जवाब दें, और कोई भी आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए कॉल करके फ़ोन नहीं काट देता। आप मिस नहीं करते। अगर आप कुछ सेकंड रुकें और गहरी सांस लें तो कुछ भी हो सकता है। सोच समझकर फैसला लें, चाहे आप जवाब देना चाहें या फिर नहीं। यह सभी बाहरी स्टिमुलाइज के लिए गिना जाता है। अगर आपने अभी अभी कुछ सीखा है तो रिएक्ट करने से पहले गहरी सांस लें और अपनी सांस रोक लें। दूसरी भारी वजह हो सकती है, जैसे आपकी माँ का आप पर चिल्लाना या आपके दोस्त का कहना कि कुछ ऐसा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। साथ ही मौसम, ट्रैफिक और गाना, रेडियो पर बाहरी उत्तेजनाएं तो होती ही हैं। इसलिए अपनी माँ पर चिल्लाने से पहले एक गहरी सांस लें और अपनी प्रतिक्रिया सुनें। साथ ही इस बारे में भी सोचें कि आप अपनी रिएक्शन पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अगर अचानक बारिश शुरू हो जाए तो आराम करो और जैसा हो रहा है वैसा ही लो। वही ट्रैफिक जाम और रेडियो पर बजने वाले गाने के लिए भी यही बात सही होती है। इससे पहले कि आप उन पर रिएक्ट करें, स्टिमुलस पर कुछ सेकंड के लिए आपको रुकने की ज़रूरत है। शायद आपको एहसास हो जाए कि आपको जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक जाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको यह पसंद है या फिर नहीं, और बारिश को भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान ना हों तो आपको बस मन की शांति मिल जाएगी। यह बात आपके दिमाग में साफ साफ बैठ जानी चाहिए कि हमारी परेशान करने वाली फीलिंग्स, हमारा गुस्सा, हमारा शत्रुता, भय, चिंता, असुरक्षा
और हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं के ये कारण ही होते हैं। ये किसी के द्वारा नहीं होते हैं, ये कोई बाहरी चीज़ें नहीं होते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब है टेंशन, ये बात मान लें। रिस्पॉन्स की कमी का मतलब है रिलैक्सेशन, मांसपेशियों का ढीलापन, कार्रवाई की तैयारी है या जवाब देने के लिए तैयार होना है। मसल्स मेंटल रिलैक्सेशंस या एक शांत रिलैक्स्ड एटीट्यूड लाती हैं। इस तरह आराम प्रकृति का अपना ट्रैंक्विलाइजर है जो एक मानसिक स्क्रीन या छतरी खड़ी करता है और आपके और परेशान करने वाले स्टिमुलस के बीच होता है। यह तो बढ़िया ही है। जैसे हम अपने जवाब खुद चुन सकते हैं, वैसे ही हम यह भी चुन सकते हैं कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। टेंशन बनाम रिलैक्सेशन यहाँ पैदा हो जाएगा और कोई भी फैसला इतना आसान कभी नहीं रहा है। आराम करें और बस शांत रहें। यह आपको परेशान करने वाली चीज़ें जैसा कि बजता हुआ टेलीफोन है, हाँ, इसके बारे में सोचना शुरू करें। तो एक आसान टिप है, बस अपने जवाब में देरी करें और इससे मन को शांति मिलेगी। कम टेंशन करें, कम गुस्सा करें और डर और इनसिक्योरिटी जैसी कम परेशान करने वाली फीलिंग्स के साथ रहें। आप अभी भी अवेयर हैं, हाँ, सिग्नल के बारे में, फिर भी उसमें आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से हिलाने की कोई ताकत नहीं है। सिर्फ आप अपना जवाब चुनने की शक्ति रखें, यह आपके पास होना चाहिए। एक और शानदार वीडियो में लौटते हैं।